हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की ये मनोविज्ञान की हमारी 14वीं क्लास है। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे किशोरावस्था के बारे में। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था। दोनों अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था पूरा डिटेल में। आज की क्लास हमारी होगी किशोरावस्था पर। किशोरावस्था के उपनाम, उसकी विशेषताएं, उसमें होने वाले सभी पक्षों के विकास, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल परीक्षा रेस को। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। किशोरावस्था, जिसे एडोलसेंस भी कहा जाता है, यह 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। लैटिन भाषा में एडोलसेंस को एडोलसियर कहा जाता है, एडोलसियर या फिर एडोलकेयर, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। किशोरावस्था यानी वह अवस्था होती है जो बाल्यावस्था से निकलकर एक उसकी परिपक्वता की तरफ लेकर जाती है, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। इसके उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसके उपनाम दिए गए हैं, उनकी परिभाषाओं में इसका जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख उपनाम। किशोरावस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक का विकास उसके समक्ष पक्षों को लेकर एक सामाजिक नैतिकता, उसके सभी आदर्श, यानी कि सभी पक्षों का विकास पूर्ण रूप से होने वाला होता है और वह अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर पर होता है, इसलिए उसे स्वर्णकाल कहा जाता है। बसंत काल, किशोरावस्था को बसंत काल कहा जाता है क्योंकि बाल्यावस्था के बाद पबर्टी एज के बाद आती है हमारा बसंत काल यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक के जीवन में स्नेह, प्रेम और उसके अंदर सामाजिक गुण, नैतिक गुण, संवेगात्मक गुण, सभी का विकास होता है और वो एक संपूर्ण, जिसे कहते हैं कि मतलब कि ह्यूमनत्व वाला गुण उसके अंदर आता है। इसे किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है क्योंकि किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब बालक अपने भविष्य के बारे में सोचता है। भविष्य में उसे अपने आर्थिक स्तर पर निर्भर बनाना होता है और सामाजिक स्तर पर अपने आप को स्थापित करना होता है, इसलिए उसे कठिन काल कहा जाता है। यानी अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतन होता, मतलब अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित होने के कारण किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को वैसंधि काल भी कहा जाता है। वैसंधि काल को अंग्रेजी में कहते हैं पबर्टी एज, यानी बाल्यावस्था के बाद जो किशोरावस्था आती है उसके बीच में होती है पबर्टी एज, यानी वह अवस्था जब बालक अब किशोर होने के कगार पर होता है, यानी किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है। पबर्टी एज यानी वैसंधि काल कहा जाता है। किशोरावस्था में समवयस्क समूह काल भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था के जो युवा होते हैं वो अपना ग्रुप बनाते हैं और अपने ग्रुप में रहते हैं, अपने ग्रुप को फॉलो करते हैं। जो भी ग्रुप का नियम होगा उन सबको फॉलो करेंगे, चाहे उसका ड्रेसिंग कोड हो, चाहे फिर किसी कार्य को लेकर जिस उद्देश्य से उनका ग्रुप बना हो, वो सब जो है अपने ग्रुप को फॉलो करते हैं, इसलिए उसे समूह काल, समवयस्क समूह काल कहा जाता है। किशोरावस्था को परिपक्वता काल भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी बाल्यावस्था तक विकास होते हैं उन सबका परिपक्व होने शुरू हो जाता है। अब बालक जो है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, इसलिए उसे परिपक्वता काल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है स्वसम्मान। किशोरों में मतलब सम्मान की भावना बहुत अधिक होती है। अगर उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, इसलिए उसे स्वसम्मान की भाव मतलब काल कहा जाता है। किशोरावस्था को पूर्ण नैतिक काल भी कहा जाता है, यानी कि किशोरावस्था में नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाता है। दिवा स्वप्न काल भी कहा जाता है। किशोरों में सबसे ज़्यादा दिवा स्वप्न होता है क्योंकि जैसे आप देखिए कि कोई इस अवस्था का बालक है, आप भी किशोरावस्था में रहे होंगे। देखिए जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप उसमें इमेजिन करने लगते हैं कि आप जैसे आप ही हीरो हैं, तो उसका होता है दिवा स्वप्न। यानी किशोर जो होता है वो दिन में भी जागते हुई आंखों से भी सपने देखता है, इसलिए उसे दिवा स्वप्न काल कहा जाता है। किशोरावस्था संघर्ष तूफान की अवस्था है, इसे कहा है हरलॉक ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, दबाव की अवस्था है क्योंकि इस अवस्था में किशोर को जो है अपने जीवन से संघर्ष करना होता है, अपने भविष्य को लेकर संघर्ष करना होता है और इस अवस्था में उसके अंदर अपार ऊर्जा होती है, इसलिए उसे तूफान की अवस्था कहा गया है। और उसके ऊपर जो है उसका सामाजिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर, उसके भविष्य का लेकर जो प्रेशर होता है, इसलिए उसे दबाव की अवस्था भी कहा जाता है।
इसके बाद बात आती है अपराध की प्रवृत्ति विकास काल, यानी किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब बालक के अंदर बहुत अधिक संभावना होती है कि वह अपराध की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ सके, यानी उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है और वह अपनी ऊर्जा को कई बार गलत दिशाओं में लेके चला जाता है, उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो जाते हैं। आप देखते होंगे 12 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष तक के बच्चे किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, चाहे किसी की हत्या हो या फिर कोई भी कार्य हो। वहीं जितना वो अच्छा कार्य कर सकते हैं उतना वो बुरा कार्य भी कर सकते हैं। किशोरावस्था को दुखी अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी होती हैं जिसे किशोर प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक दबाव या फिर परिवार का दबाव, जिसके कारण वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो दुखी होते हैं। और इसके बाद आता है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता। ये बताया है वैलेंटाइन ने कहा कि इस अवस्था में जो किशोर होते हैं घनिष्ठ मित्र बनाते हैं, यानी उनकी जो मित्रता होती है बहुत ही घनिष्ठ होती है और व्यक्तिगत मित्रता भी होती है। व्यक्तिगत मित्रता में जैसे आप समझ सकते हैं कि लड़के हैं तो उनके भाई कुछ पर्सनल फ्रेंड्स भी होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आप कह सकते हैं, तो होती है उनकी व्यक्तिगत मित्रता। इसके बाद आगे हम देखते हैं किशोरावस्था में विकास के जो सिद्धांत हैं। किशोरावस्था के दो प्रमुख विकास के सिद्धांत हैं, एक है त्वरित विकास का सिद्धांत और एक है क्रमिक विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत दिया है स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है वो अचानक से प्रकट होती है। इसके बारे में जिसे स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टैनली हॉल किशोरावस्था से संबंधित, क्योंकि 1904 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस या फिर कह सकते हैं किशोरावस्था। इसी पुस्तक में इन्होंने किशोरावस्था का सिद्धांत दिया था, यानी जो त्वरित विकास का सिद्धांत है इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में दिया था। इन्होंने बताया कि किशोरावस्था का आगमन अचानक होता है, यानी 11-12 वर्ष की आयु के पश्चात बालक बालिकाओं में शारीरिक मानसिक एवं संवेगात्मक प्रकार के जो अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं और बालक बालिका किशोर किशोरी बन जाते हैं। इन्होंने बताया कि किशोरावस्था जो होती है वो अचानक से प्रकट होती है, जैसे बालिकाओं में जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्रारंभ हो जाता है, तो उस दिन से वो किशोरी हो जाती हैं। बालकों में भी वैसे होता है। तो जो इनका जो बताने का मतलब प्रमुख रीजन है वो इनका जेनेटल से संबंधित है। इन्होंने बताया कि जैसे जब से उनका जेनेटिक फैक्टर ऑन हो जाता है तब से वो किशोर हो जाते हैं या किशोरी हो जाती हैं। तो ये उनका त्वरित विकास का सिद्धांत है। स्टैनली हॉल ने ही अपनी जो इनकी परिभाषा है किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था में जो होता है जहाँ पे दबाव होता है, सामाजिक दबाव आर्थिक दबाव, तमाम प्रकार के दबाव होते हैं। किशोर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और तनाव भी होता है जिसे लेकर वो चिंतित रहता है, और तूफान होता है क्योंकि उसके अंदर अपार ऊर्जा की संभावना होती है। एक किशोर को किसी भी कार्य को कर सकने की क्षमता होती है। और संघर्ष होता है, उसे अपने जीवन से संघर्ष होता है, अपने जो उद्देश्य उसका होता है उसको प्राप्त करने में संघर्ष होता है, अपने सामाजिक जो तालमेल होता है उसे बैठाने में संघर्ष होता है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जब एक जनरेशन गैप होता है। जैसे आप उससे ऊपर जो होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, वो अगली कैटेगरी के होते हैं। उसके नीचे जो होते हैं जो बच्चे होते हैं वो एक नीचे की कैटेगरी के होते हैं, वो बीच में होता है। उसे अपने से नीचे बच्चों से और अपने से ऊपर बुजुर्गों से सबसे तालमेल बिठाना पड़ता है। इसके बाद बात आती है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका समर्थन किया है किंग और हॉलिंगवर्थ ने। थॉर्नडाइक ने कहा कि कोई परिवर्तन अकस्मात नहीं होता है, यानी कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं है कि बालक आज बालक है कल किशोर हो गया। इन्होंने कहा कि कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है, बल्कि शैशवावस्था के परिवर्तन के बाद जैसे बाल्यावस्था, ठीक वैसे ही बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का आगमन होता है। इन्होंने बताया कि जैसे धीरे धीरे शैशवावस्था के बाद बालक का विकास होता हुआ वो बालक के रूप में होता है, बाल्यावस्था में जाता है, वैसे ही बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था की तरफ धीरे धीरे आता है। उसमें समय लगता है, ना कि अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है। उसमें शारीरिक परिवर्तन होता रहता है तभी जाके वो किशोर बनता है। इन्होंने बताया कि परिवर्तन जो होता है वो क्रमानुसार होता है। जैसे लड़कों में धीरे धीरे उनकी दाढ़ी मूँछ आना और उसके साथ साथ उनके शरीर के जो है बदलाव होने लगते हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन जो है धीरे धीरे होते हैं, अचानक से नहीं है कि आज बालक जो है बालक है, कल वो सोकर उठा, उसकी दाढ़ी मूँछें आ गई और वो किशोर हो गया, ऐसा नहीं होता है। इनमें जो है समय लगता है और ये परिवर्तन जो होता है धीरे धीरे होता है। ठीक वैसे ही लड़कियों में
शारीरिक बदलाव होते हैं वो सभी जो है धीरे धीरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज बालिका है तो कल किशोरी हो गई। तो इन्होंने बताया जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है ये कहता है कि कोई भी परिवर्तन जब होता है उसमें समय समय लगता है, और उसी समय धीरे धीरे जो होता है परिवर्तन आगे बढ़ता हुआ एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाता है। इसके संबंध में जो किंग का कथन है कि जिस प्रकार वर्तमान वर्तमान में आने वाली किसी लक्षण प्रकट होता है, यानी इनके कहने का जो मतलब है एक लाइन में है कि जैसे इन्होंने बताया कि जिस प्रकार की वर्तमान अवस्था में आने वाली अवस्था का लक्षण प्रकट होने लगता है, ठीक उसी प्रकार उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी जैसे आप आज किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी के लिहाज से मतलब इस तैयारी के हिसाब से आपको पता चलने लगता है कि आपके आने वाला रिजल्ट क्या होने वाला है। वैसे ही आप इसमें समझ सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था की दूसरी अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। उसकी आवाज़, बालक जो होगा उसकी आवाज़ कर्कश होने लगती है, बालिका होगी उसकी आवाज़ मधुर होने लगती है, थायराइड ग्रंथि सक्रिय होने लगती है। तो ये सभी परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है। अगर देखा जाए तो दोनों भी सिद्धांत अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन जो वर्तमान में है ये दोनों ही सिद्धांत को एक दूसरे का पूरक माना गया है। ये माना जाता है कि ये दोनों ही सिद्धांत सही हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद किशोरावस्था में जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, जो विकासात्मक कार्य होते हैं, उसके संबंध में प्रमुख वैज्ञानिक जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में देखते हैं वो क्या कहते हैं। फ्रायड ने किशोरों को देवदूत माना है। इन्होंने कहा है कि जो किशोर होते हैं वो देवदूत के समान होते हैं, जैसे जो खुद को हानि पहुंचाकर भी दूसरे की मदद करना चाहते हैं। यानी जो किशोर होते हैं, अगर आप देखिए कहीं भी कोई घटना होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आगजनी हो गई या फिर कहीं पे नदी में कोई डूब रहा है, तो जो किशोर होते हैं उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है और उनका मानसिक विकास इस तरीके से होता है, उनका माइंडसेट इस तरीके से होता है, वो दूसरों को पहुंचाने की मतलब बचाने के लिए कई बार अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। तो इसलिए उन्हें देवदूत कहा गया है। यानी ये देवदूत के समान होते हैं जो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। ये ऐसा कहा है फ्रायड ने। इसके बाद आते हैं स्टेंग। स्टेंग कहते हैं कि 15 वर्ष तक के किशोर की रुचियों में परिवर्तन होता है, उसके बाद रुचियां स्थायी होने लगती हैं। यानी आप देखते होंगे एक बालक जो होता है वो अलग अलग समय पर उसकी रुचियां बदलती रहती हैं। जैसे पहले वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर किसी वकील से मिलता है, कहता है नहीं यार वकील तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा मज़ा है, तो वो कहता है नहीं मैं वकील बनूंगा। किसी इंजीनियर से मिलिया, बोला मैं इंजीनियर बनूंगा। तो उसके रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जब वो 15 साल के ऊपर पहुंचता है तब उसे अपनी क्षमता का मतलब एहसास होता है। तब उसकी जो रुचियां होती हैं वो अस्थायी होने लगती हैं। अब वास्तव में वो क्या बनना चाहता है उसकी तरफ अग्रसर होता है। इसके बाद कथन आता है रॉस का। रॉस ने कहा कि किशोरावस्था सेवा के आदर्शों का पोषण करती है। यानी किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब किशोर मतलब आप देखते होंगे कहीं पे भी, जैसे कोई भी चाहे आश्रम हुआ या फिर कहीं पे कोई ऐसा सामाजिक कार्य चल रहा है जहाँ पे किशोर होते हैं, वो अपना सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी वहाँ पे अपना वो जो भी उनको कार्य दिया जाता है उसको करने के लिए बहुत सक्रिय रूप से तत्पर रहते हैं। इसलिए उन्हें कहा गया है कि किशोरावस्था जो होती है वो सेवा के लिए यानी सेवा के आदर्शों का पोषण करती है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक आते हैं क्रो एंड क्रो ने कहा कि किशोरावस्था वर्तमान जो होता है उसकी शक्ति और भविष्य की आशा पैदा करती है। यानी किशोरावस्था जो है वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा पैदा करती है, ऐसा कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्योंकि किशोरावस्था में अपार ऊर्जा होती है, बालक के अंदर कोई भी कार्य कर लेने की क्षमता होती है, इसलिए वह उसके अंदर जो वर्तमान में अपार शक्ति होती है और इसी अपनी शक्ति का उपयोग करके वो अपने भविष्य की आशा पैदा करता है कि वो भविष्य में क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। इसके बाद कथन है काल्पनिक का। काल्पनिक कहते हैं कि किशोरावस्था के जो लोग होते हैं वो प्रौढ़ावस्था के लोग को अपने मार्ग की यहाँ पे बाधा होगा, ध्यान दीजिएगा, बाधा। यानी किशोरावस्था के जो लोग होते हैं अपने से जो बड़े होते हैं, प्रौढ़ावस्था के लोग जो होते हैं, चाहे उनके चाचा जी हुए, चाहे पिताजी हुए, दादाजी हुए, यानी उनसे बड़े जितने भी लोग होते हैं उन्हें वो अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो उसे उसकी लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। कई बार आप देखते होंगे, स्वयं अनुभव किए होंगे कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी कार्य में आप रुचि दिखा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं,
लेकिन कई बार आप तो आपके हिसाब से वो कार्य अच्छा हो सकता है, लेकिन जो आपसे बड़े होते हैं, आपसे बुजुर्ग होते हैं, उन्हें लगता है कि यह कार्य उचित नहीं होता है, तो वो आपको उस कार्य को करने से रोकते हैं। तो आपके अंदर उनके प्रति विरोध का भाव पैदा होता है। यानी किशोरावस्था में यह अधिक देखने को मिलता है कि जो किशोर होते हैं वो अपने से बड़ों को अपने मार्ग का बाधा समझते हैं, क्योंकि वह बड़े जो है उसे कई अनैच्छिक कार्य करने से रोकते हैं। इसके बाद आते हैं जलशील्ड। जलशील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकल कर आई परिपक्वता की अवस्था है। इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था जो परिपक्व होकर आती है वही किशोरावस्था है। यानी बाल्यावस्था से निकल कर आई जो अवस्था जो परिपक्वता के बाद आती है वो किशोरावस्था है, ऐसा कहा है जसशील्ड ने। किलपैट्रिक का कथन है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किशोरावस्था को कठिन काल किसने कहा है? तो ये कहा किलपैट्रिक ने। जैसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कहीं पे कील ठोकना बहुत कठिन कार्य होता है, तो किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके बाद रास का कथन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है कि जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है उसका सामाजिक समायोजन करना, समाज में उसका समायोजन करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार उसे जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसा ही किशोरों में होता है। किशोर इस अवस्था में होते हैं कि वो अपने से बड़ों को उन्हें तालमेल बिठाना होता है और अपने से छोटों में, यानी उन्हें उनका जो सामाजिक तालमेल होता है बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। किशोर सही से अपने समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है। इसलिए रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इसके बाद आता है किशोरावस्था में मानसिक विकास। यानी किशोरावस्था में जो बालक का मानसिक विकास होता है वो किस स्तर तक होता है। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 16 वर्ष तक जो होता है बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि 16 वर्ष तक बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है क्रो एंड क्रो ने। वहीं पे जेबी वाटसन ने बताया कि किशोरावस्था में यानी 18 वर्ष तक जो होता है वो बालक का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। यानी 18 वर्ष तक की अवस्था तक बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। इसके बाद मानसिक शक्तियों की तीव्रता जो होती है, इस अवस्था में बालक की जो मानसिक शक्तियों का विकास होता है वो तीव्र होता है। इनके अंदर चिंतन, कल्पना, स्मरण, दिवा स्वप्न, ये सभी जो है प्रकार की जो इतने प्रकार की थिंकिंग उनके अंदर आ जाती है। चिंतन कब होता है? जब बालक के सामने कोई समस्या प्रस्तुत होती है, उस समस्या के समाधान के लिए जो भी चीज़ें वो सोचता है, जो भी विचार करता है, वो होता है वो उसका चिंतन होता है। उसके बाद कल्पना, यानी कई बार होता है कि किशोर बैठे बैठे मतलब कि हमेशा कोई न कोई कल्पना करता रहता है कि वो क्या, क्योंकि किशोरावस्था में सृजनात्मकता होती है, बाल्यावस्था से निकल कर आता है किशोर, तो उसके अंदर सृजनात्मकता होती है। वो कई चीज़ों के बारे में वो लगातार सोचता रहता है, कल्पना करता रहता है। और स्मरण यानी उसे जो है चीज़ों को याद करने की क्षमता होती है उसके अंदर। दिवा स्वप्न यानी जागती हुई आंखों से भी वो कुछ न कुछ सपने देखते रहता है, तो उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। और इसके बाद इस अवस्था में मन और मस्तिष्क चंचल और अस्थिर होता है। यानी किशोर जो होता है वो किसी भी प्रकार की शरारत करने को तैयार रहता है। वो हमेशा जो होता है थोड़ा उसका मस्तिष्क जो होता है वो शरारती होता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है और किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है। जैसे वो हमेशा जो है उसे जहाँ भी आनंद की प्राप्ति हो रही होती है वो वहाँ पे चला जाता है। मतलब उसे उसे अच्छा लगना चाहिए, उसे मस्ती करनी होती है, तो उसका मन जो होता है चंचल होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास होते हैं। किशोरावस्था में जो शुरू में जो शैशवावस्था में संवेग जो होता है बहुत ही अस्थिर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है, उसके संवेगों में स्थिरता आने लगती है और किशोरावस्था तक जाते जाते संवेग स्थिर होने लगते हैं। यानी अब ये वो अवस्था होती है, अगर किशोर किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लेता है या फिर नफरत कर लेता है, अब वो मुड़कर उसकी तरफ वापस नहीं देखता है। यानी उसका जो गुस्सा है, उसका जो संवेग है, अब वो स्थिर होने लगता है। इसके बाद संवेगों में तीव्रता होती है। यानी कई बार आप देखते होंगे कि किशोर इतने उनका संवेग इतना तीव्र होता है, गुस्से में वो किसी की हत्या तक कर सकते हैं। उनके अंदर संवेगों की तीव्रता इस स्तर तक होती है और उसके साथ उसकी प्रबलता भी होती है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास की अगर बात करें तो इनकी हड्डियों की संख्या जो होता है
वो बाल्यावस्था में 350 के लगभग होती है, किशोरावस्था में जाकर 206 रह जाती है। दांत अगर बात करें तो दांत जो होता है 27 से 28 दांत आ चुके होते हैं। वजन जो होता है लड़कियों का 43 किलो तक होता है, लड़कों का 47 किलो तक हो जाता है। और हार्ट बीट की बात करें तो ये लगभग 72 बार पर मिनट होती है। और इनका मस्तिष्क जो होता है अब 1400 ग्राम तक हो जाता है। और अगर लंबाई की बात करें तो जो लड़कियों की लंबाई होती है लगभग 151 सेंटीमीटर और लड़कों की लंबाई 161 सेंटीमीटर तक होती है। अब बात करें किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे किशोरावस्था में थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है तो ये सक्रिय हो जाती है। अब किशोर की जो आवाज़ होता है और किशोर की जो आवाज़ होती है उसमें परिवर्तन होने लगता है। किशोर के अंदर जो होता है उसका आवाज़ कर्कश होने लगता है और उसके अंदर पुरुषत्व के गुण आने लगता है। पुरुषत्व कह सकते हैं या फिर पितृत्व कह सकते हैं, यानी उसके अंदर एक पिता बनने के गुण आने लगते हैं। ठीक वैसे किशोरी में उसके अंदर मातृत्व के गुण विकसित होने लगते हैं, यानी एक माता बनने के जितने भी गुण होते हैं वो उसके अंदर आने लगते हैं और उसके साथ साथ उसके आवाज़ में मधुरता आने लगती है। अब कई ऐसी विशेषताएं हैं किशोरों के बारे में जिसे अब हम एक लाइन में देखते हुए चलेंगे। जैसे किशोरों में समूह में घनिष्ठ मित्रता होती है, यानी जो किशोर होते हैं उनके अंदर इतनी मित्रता होती है कि वो अपने मित्र के लिए अपने परिवार से भी बगावत कर सकते हैं। उसके बाद यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, यानी अब उनके अंदर एक पिता बनने की जो ऊर्जा होती है वो सक्रिय हो जाती है। प्रारंभ में जो किशोर की रुचियाँ होती हैं वो अस्थायी रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे अस्थायी होगा। प्रारंभ में जो किशोरों की रुचियाँ होती है वो अस्थायी होती है, बाद में उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अस्थायी होने लगती हैं। किशोरों के अंदर त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, मित्रता की भावना बहुत ही प्रबल होती है। आप देखते होंगे कि बलिदान मतलब जो आप देखते हैं जो सिपाही होते हैं, आपके देश के सैनिक होते हैं, वो इसी अवस्था के होते हैं। वो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी मतलब अपने बलिदान देने को तैयार रहते हैं। परोपकार यानी दूसरे की सेवा के लिए वो लगातार तैयार रहते हैं। वो हमेशा अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। उनके अंदर सहयोग और सेवा का भाव होता है। एक दूसरे की सहयोग करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। उनकी मित्रता जो होती है बहुत ही प्रबल होती है। जिसको वो मित्र बना लेते हैं उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसके बाद आता है उनके अंदर नेतृत्व की भावना होती है। अक्सर आप देखते होंगे, अगर आपने कॉलेज लाइफ में देखा है, तो जितने भी लड़के होते हैं या फिर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो नेता बनना चाहते हैं। यानी उनका जो ग्रुप होता है वो अपने ग्रुप का नेता, अपने लीडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो हमारे अनुसार चले, यानी ग्रुप में हमारी सहमति हो, यानी हमारी सहमति के हिसाब से ग्रुप कार्य करे और वैसे ही आगे बढ़े। स्वाभिमान की भावना, किशोर के अंदर स्वाभिमान एकदम कूट कूट कर भरा होता है। आप देखिए कोई भी किशोर इतना ज़्यादा स्वाभिमानी होता है, अगर उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। स्वाभिमान जैसे वहाँ पे होता है ना कि खून का बदला खून, इज्जत की बदला इज्जत, तो इस स्तर का स्वाभिमान होता है किशोरों के अंदर। इसके बाद आता है वीर पूजा, यानी जिसे आप कह सकते हैं आइडल। वीर पूजा यानी कि जिसे आप कहते हैं कि आइडल। आप अपनी ज़िंदगी में स्वयं देखिए कि आपने किसी न किसी व्यक्ति को अपना आइडल या फिर अपना कह सकते हैं आदर्श माना होगा। जिसे आप जिसकी तरफ बनना चाहते हैं वही आपका आदर्श होता है, वही आपका आइडल होता है, वही आपकी वीर पूजा होती है। आप उसके अनुसार बनना चाहते हैं और जैसे जैसे वो कार्य करता है आप वैसे ही करना चाहते हैं। जैसे आप किसी अगर एक्टर को फॉलो करते हैं, जैसे वो कपड़े पहनता है आप वैसे ही कपड़े पहनते हैं, जैसे वो बात करता है आप वैसे ही बात करना चाहते हैं। यानी आप उसके उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। जैसे जैसे वो कार्य करता है वैसे वैसे आप भी करना चाहते हैं। इसके बाद आती है स्वतंत्रता की भावना। किशोरों के अंदर स्वतंत्रता की भावना बहुत प्रबल होती है। वो अपनी स्वतंत्रता के लिए परिवार के विद्रोही तक हो जाते हैं। यानी किसी भी कार्य के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं, परिवार उनका विद्रोह करता है तो वो भी उसका परिवार अगर उसका मतलब कार्य करने से रोकता है वो परिवार का विरोधी हो जाता है। यानी उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना बहुत प्रबल होती है। इसके बाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है किंतु पाखंड का विरोध करता है। किशोरों के अंदर ये भावना होती है, वो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन जो भी उसके ना ईश्वर के नाम पर जो भी पाखंड किए जाते हैं वो उसका प्रबल विरोधी होते हैं, उसका विरोध करते हैं। समाज निर्माण की भावना,
किशोर जो होता है एक अच्छे समाज के निर्माण की उसके अंदर भावना होती है। वो चाहता है कि समाज एक सुनियोजित हो और समाज में सभी अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे का सहयोग करें। इसके बाद है प्रेम की भावना के साथ साथ बिछड़ने का भय। किशोरावस्था वही अवस्था होती है जब कोई किशोर हो या किशोरी हो, इनके अंदर प्रेम की भावना होती है। इनके अंदर जो होता है कह सकते हैं विपरीत लिंगी आकर्षण भी होती है। और ये जो होता है इसके साथ साथ उनके प्रेम के साथ साथ एक दूसरे से बिछड़ने का भी इनके अंदर भय होता है, यानी उन्हें डर होता है कहीं हम एक दूसरे से बिछड़ ना जाएं। आर्थिक सुरक्षा। अब किशोर उस अवस्था पर पहुंच चुके होते हैं जब वो अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि वो खुद से अपने अपने आप को आर्थिक रूप से स्थिर करना चाहते हैं, यानी अपने आप को आर्थिक स्थिरता पर लाना चाहते हैं जो अपना कार्य स्वयं कर सकें। भविष्य निर्माण। यह वही अवस्था होती है जब किशोर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहता है और अपने भविष्य के लिए कार्य करना चाहता है। इसके बाद है अपराध प्रवृत्ति। किशोरावस्था में ऊर्जा की अपार संभावना होती है, तो इसलिए उसके अंदर मतलब कि अपराध की प्रवृत्ति होती है। अगर किशोरों के ऊर्जा का जो इस्तेमाल सही दिशा में न किया जाए तो बहुत ही संभावना होती है कि वह अपराधी बालक भी बन सकता है। इसके बाद है असंभव लगने वाले कार्य को कर डालने की क्षमता होती है। बस वही कारण है कि इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि कई बार तो सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि यह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी क्षमता होती है कि वह असंभव कार्य को भी संभव कर डालता है। तो किशोरावस्था के बारे में हमने डिटेल में आज सब कुछ पढ़ लिया है। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। इसके उपनाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसके बारे में हमने देख लिया है। आगे हम किसी और टॉपिक पर अब देखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगी व्यक्तिगत विभिन्नता। अब अगली क्लास में हम व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जितने भी हमने आपको फैक्ट्स दिए हैं ये कई जगह अध्ययन करने के पश्चात हमने आप तक पहुंचाया है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।